मृगनयनी। वृंदावनलाल वर्मा। भाग 41। सर्दी अपने यौवन पर थी। अस्ताचल की ओर जाने वाले सूर्य की किरणें क्षीणता पर, उन किरणों से गर्मी पाने की वांछा करने वाले को ठिठुरन और भी अधिक मिल रही थी। अपने कक्ष की छत पर झरोखे के सहारे मृगनयनी खड़ी हो गई, साथ में लाखी। सूर्य के डूबने में अभी 2 घड़ी का विलंब था। मृगनयनी की दृष्टि पश्चिमी पहाड़ियों के पीछे की किसी पहाड़ी, किसी नदी और किसी गांव की तरफ गई। राई में क्या हो रहा होगा, वो सोच रही थी। फिर महल के उत्तरवर्ती बगीचे पर आंख जा पड़ी। केले के बड़े बड़े पत्तों की गहरी हरियाली पर किरणें किलोले सी कर रही थीं। उसको लगा पत्तों की वीणा सी बज रही है। हुलास के साथ बोली, चलो न लाखी बगीचे में घूम आवे, वहां से पहाड़ियों के पीछे का कुछ दिखाई पड़ेगा। उस कोने से देख लेते हैं, बड़ी महारानी या कोई और नहीं है यहाँ। मैं देखे आती हूँ, लाखी ने कहा और जाने लगी। मृगनयनी ने उसका हाथ पकड़ लिया, निषेध किया, जो काम मैं स्वयं कर सकती हूँ तुमसे नहीं कराया जाएगा। ये तो कोई बात नहीं, पैर घिस थोड़े ही जाएंगे मेरे तो मंद पड़ जाएंगे। मृगनयनी लपक कर चली गई। देख लिया, बगीचे में कोई नहीं था। वे दोनों बगीचे में चली गई और घूमने लगीं। मृगनयनी ने राई के जंगल में विशाल वृक्ष देखे थे, परंतु केले के छोटे से पेड़ का गोल मटोल, सुडौल, चिकना तना और बड़े बड़े गहरे हरे झूमते पत्ते वहां कहाँ। ये उसको सदा आकर्षक और विलक्षण लगते थे। वो उनको अवसर पाते ही देखती और कभी न आघाती। केले की कतारें उसको सखी सहेलियों सी लगीं। मुस्कराई, उल्लसित हुई, नसों में लहर दौड़ी और मन चाहा कि पत्तों की हिलडुल की ताल में नाच उठूं। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज में समाने को जा रहा था। एक पहाड़ी की ओर इंगित करके मृगनयनी बोली, ये होगा राई का पहाड़? कह नहीं सकती। नदी दिखाई पड़ती है? नहीं तो समझ लो, होगा वो राई का पहाड़ और वहीं कहीं सांक नदी होगी। जंगल में अरने, नाहर, सुअर, सांभर इत्यादि जानवर भी होंगे, पर जब तक वहीं जाकर न देख लें तो कैसे मान लें। जी तो चाहता है अपने उन ठौरों को देखने का, पर जब किसी योग्य हो जाऊंगी तभी जाऊंगी वहां, है ना? ठीक, तभी तो तुम भी जाओगी। मैं तो कभी नहीं जाऊंगी। जब चली थी तब लौटकर भी नहीं देखा था। अब कोई कुछ नहीं कहेगा, मुंह से न कहें, उन लोगों की आंखें तो कहेंगी। धरा भी क्या है वहां? नरवर की घाटियों में चलना, हाथियों और नाहरों के झुंड है। नरवर तुम्हारी जागीर है ना, इसलिए। जागीर तो मेरी निन्नी और निन्नी के भैया हैं। वे दोनों हंस पड़ी। दोनों के दांत मोती जैसे, हंसी जैसे शरंकालीन नदी की निर्मल धारा, आंखों में अल्हड़पन, जंगों की थिरकन जैसे किसी राग की सीधी सच्ची तान हो। धीमी झूम वाले कदली पल्लवों पर मृगनयनी की आंख लाखी के वस्त्रालंकारों पर गई। रेशम के वस्त्र, सोने और मोती के गहने। लाखी खिल रही थी। कैसी भली सलोनी लगती है मेरी भाभी। भैया न जाने मन में कितनी कविता बनाते रहते होंगे। लाखी ने चुटकी ली। कविता तो नंदेऊ राजा बनाते होंगे जो कवि हैं। सच बताओ, उन्होंने बनाई है न कविता? गायक बैजू से कभी कराएंगे तुम्हारी लुनाई का गुणगान। अरे हिष्ट, मैंने जो गाने सुने हैं उनमें ऐसा लगा कि राधा और गोपियों पर ढाल ढाल कर सच कुछ खड़ा कर लिया गया है। उन गीतों को सुनकर कभी कभी मन नाचने को चाह उठता है। कला जानती है नाचना भी, उससे हम दोनों सीखेंगी। लाखी बोली और उसकी दृष्टि अपने पैरों पर गई। वो पैरों में चांदी के गहने पहने थी। मृगनयनी के पैरों में सोने के गहने थे। वो रानी थी। पैरों में सोना रानियां पहन सकती थी, या राजा जिसको वरदान स्वरूप अनुमति दे दे। वो नरवर का किला और नगर नाम मात्र के लिए अटल को जागीर में मिला था। असल में नरवर नगर की आय का एक अंश उसको दिया गया था। स्त्री को जागीर नहीं मिल सकती थी, इसलिए अटल के नाम रही। लाखी को पैर में सोना पहनने का वरदान अभी इसलिए भी नहीं मिला था कि वो अहीर जाति की थी, और सार्वजनिक मत की संपूर्ण अवहेलना भले ही वो प्रकट नहीं थी, मानसिंह के बस की नहीं थी। लाखी की दृष्टि मृगनयनी के पैरों के स्वर्णालंकार पर भी गई और फिर तुरंत गले पर। उसको कुछ भी नहीं आसा। मृगनयनी गले में चांदी की पतली हैसुली पहने थी, जिसको ब्याह के पहले एक दिन अटल मूल ले आया था। मृगनयनी तुरंत गंभीर हो गई। बोली, मैं चाहे नंगे पैर रहूं, कल से सोने के गहने नहीं पहनूंगी। तुम चांदी के पहनो और मैं सोने के। ये नहीं हो सकता। पागल हो गई हो क्या? उसने कहा, ये सोना निन्नी के पैरों में नहीं है, राजा की रानी के पैरों में है। मैं महाराज से कहूंगी, उनको सोना प्रदान करना पड़ेगा। रानियों का जैसा बर्ताव तुमको इतना तो सिखाया गया, पर आया कुछ नहीं। बिरिया हट कर रही हो। बड़ी महारानी और वे 7 ठो जो और हैं, उनकी पीठ खरात पर चढ़ जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि महल में 8 पहले से हैं, नहीं तो। ये बात तुम्हारे मुंह के लायक नहीं है ननद महारानी। अब कहा सो कहा, आगे कभी मुंह से ना निकले। नहीं कहेंगी, कभी नहीं कहेंगी। ये सब होते हुए भी महाराज का अटूट और पूरा प्रेम है, परंतु बड़ी महारानी क्या तो नाम है और कैसा स्वभाव है। अरे तो जंगल में करपई, करोंदी, झरबेरी और खैर के कांटों से अंग नुचवाए खरोचवाए हैं, सो वो अभ्यास कभी काम आएगा या नहीं? उपमा पर मृगनयनी हंस पड़ी। बोली, भैया का मन कविता करने को करता हो या ना करता हो, तुम तो भौजी सचमुच कवि हो। लाखी के मन में कुछ और गढ़ा हुआ था।
तो देखो मेरी भली निन्नी, मेरी महारानी मृगनयनी जी, मेरी ननद जी, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, हाँ हाँ खाती हूँ। मृगनयनी ने तुरंत कहा, चुप चुप, बात तो सुनो पूरी। वो कहती गई, पैरों में चांदी सोने के गहनों के बारे में कोई छेड़छाड़ मत करना। इतना सब जो मान लिया गया है वही बहुत है। जल्दी मत करो, फिर कभी देखा जाएगा। मृगनयनी बोली, मुझको बुरा लगता है, बहुत खटकता है। मैं नहीं कहूंगी, तुमसे बिना पूछे नहीं कहूंगी, परंतु एक दिन तुम्हारे पैरों में सोना देखना चाहती हूं। तुम्हारे गले में चांदी की हैसुली है, क्यों है? मैं अपनी राई को, अपने उन दिनों को जब स्वतंत्र थी, अपनी उस सीज को जब भैया यहां से लौटकर इसे ले आए, कभी नहीं भूल सकती। महाराज ने उतार डालने के लिए कहा, पर मैंने नहीं माना। तो मेरे पैरों में जो चांदी है वो भी अनुचित नहीं है। वो इस बात की याद दिलाती है कि जातपति के भूत के साथ बहुत अधिक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आचार्य विजय जंगम जातपात के बिल्कुल विरुद्ध है। महाराज बताते थे, आचार्य को बहुत मानते हैं, ये सच ठीक है, परंतु विजय महाराज भी जातपात को कुछ न कुछ तो मानते ही हैं। और एक विजय महाराज को दबा देने के लिए न जाने और कितने विजय फट पड़ेंगे। 4-5 दासियां दूर एक पेड़ के पास आकर खड़ी हो गईं। मृगनयनी ने देख लिया, नाक भौं सिकोड़ी, लाखी से कहा, ओढ़ने के लिए मोटा कपड़ा इतनी वासियां लाई हैं। मुझको तुमको सर्दी लग रही होती तो क्या साथ न ले आ पाती, या ठिठुरने लगी होती तो कमरे को लौट न पड़ती। इनकी भीड़ भाड़ को देखते ही मेरे तो कांटे उठाते हैं। लाखी बोली, उनका काम है, क्या किया जाए। मुझको तो विजय जी की बात अच्छी लगती है। वो कहते हैं सबको अपना आवश्यक काम अपने हाथ से ही करना चाहिए। वो स्वयं ऐसा ही करते हैं। उनका कहना है कि इस देश को भिखमंगों और निकम्मों ने डुबाया है, तो इन बिचारियों को वहीं खड़ी रहने दें। खड़ी रहें, किसने बुलाया था? स्यात कुछ बात कहने आई हों। बात आधी होगी। कपड़े लाई हैं गाड़ी भर। मुझको डूबते हुए सूर्य की आभा अच्छी लगती है। पश्चिम की पहाड़ी पर लाली की छिटकी, उसको देखती हूं पीठ फेर कर। खड़ी रहें तब तक ये, मुझको नहीं ओढ़ने हैं कपड़े। दासी कुछ जोर के साथ खांसी। लाखी ने कहा, अभी ऐसा योग तो तुमने साध नहीं पाया है कि वे पीठ पर सवार रहें और तुम आनंद के साथ डूबते सूर्य का दर्शन करती रहो। तो बुलाए लेती हूं भौजी रानी, कौन जीते तुमसे। मृगनयनी ने दासियों को संकेत से बुला लिया। उन्होंने कपड़े दिए। एक ने हाथ जोड़कर कहा, एक पहर पीछे सभा में आचार्य बैजू का गायन और आचार्य विजय का वीणा वादन महाराज करवा रहे हैं। बड़ी महारानी और सब रानियों को भी निमंत्रण है, आपको भी पधारना है। मृगनयनी बोली, अच्छी बात है। दासियां नीचा सिर किए खड़ी रहीं। और कुछ? मृगनयनी ने पूछा। दासी ने उत्तर दिया, ठिठुराने वाली वायु चल रही है, भीतर सिगड़ी में कोयले जला दिए हैं, वहीं चलकर ताप ना होवे। सुन लिया, जाओ, सूर्यास्त के उपरांत आवेंगी। मृगनयनी ने कहा। दासियां चली गई। हंसी रोकने के लिए मृगनयनी ने होंठ को दांत से दबाया और लाखी ने दूसरी ओर मुंह फेरकर आंचल मुंह पर रख लिया, मानो ठंड से अपनी रक्षा कर रही हो। दासियों के चले जाने पर वे दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। मृगनयनी बोली, इनकी बोली कैसी मजीपुती है, इनके भी सिखाने वाले होंगे कहीं। कहती हुई वो सूर्य की ओर देखने लगी। लाखी ने सूर्य की ओर मुंह करके कहा, न कहीं सीखी होती तो काम ने सिखा दी। कुछ क्षण बाद लाखी ने खिन्नता प्रकट की। मन नहीं लगता, चलो ना। मेरा भी नहीं लगता, चलो फिर कभी सही।